नमस्कार साथियों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। तो आज से संस्कृत ग्रामर के हम प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे। डेली एक एक वीडियो हम जो संस्कृत ग्रामर है उससे क्लियर करते जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने लगभग 3-4 क्लासें ली है, तो उनमें संस्कृत के 3-4 टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कारक प्रकरण, तो ये देखिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 प्लस जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधित जो एग्ज़ाम है और जिनमें संस्कृत आता है लेवल प्रथम और लेवल 2, उन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। तो आइए साथियों पढ़ते हैं अपने इस प्रकरण को। इसका नाम है कारक प्रकरण। देखिए क्या होते हैं कारक, इनको जानने का प्रयास करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कारक प्रकरण। देखिए कारक में धातु है कृ धातु और प्रत्यय अपने है णूल प्रत्यय। कृ यानी कि करना और नूल हो जाएगा प्रत्यय। णूल जो प्रत्यय है उसका ण और ल इन दोनों को इत संज्ञा हो जाती है। फिर शेष बचता है वो, ठीक है, वो की भी वो बचता है और वो को अक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अक आदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से क्र यानी करना और नूल को जाएगा अक। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाने पर जो इसका शब्द का अर्थ निकलता है कारक का, वो निकलता है करने वाला। तो कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला। अब हम जानते हैं इनकी परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम या क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ये जो परिभाषा है वो व्याकरण सम्मत परिभाषा है, जिसका अर्थ हिंदी में मैंने लिखा है कि क्रिया का जनक कारक होता है। किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है, किसी भी कार्य को क्रिया का जो कर्ता होता है वही कारक होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, क्रिया करोति इति कारकम, यानी कि क्रिया को जो करता है वही कारक है। जैसे वह जाता है, तो इस वाक्य में वह जाता है, जाना, जा कौन रहा है? वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया? कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया का जनक होता है, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं कारक के भेद। देखिए साथियों, संस्कृत में कारक 6 होते हैं, जिनमें हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। इसमें 2 कारक हैं, एक तो संबंध कारक है और एक है संबोधन कारक। देखिए जो संबंध कारक है, इसको संस्कृत में कारकों की गिनती में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये कारक होने के लिए जो नियम है, जो शर्तें हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। और एक बचता है अपने संबोधन। तो संबोधन जो इसको अलग से कारक नहीं मान करके इसको हम प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक में ही इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से हिंदी में कारक होते हैं 8 और अपने संस्कृत में होते हैं कारक 6। ये 2 कारक हम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि 2 कारक संबंध को पढ़ेंगे लेकिन इसको कारकों में गिनती में नहीं लेते हैं। और जो संबोधन है इसको हम प्रथम विभक्ति में पढ़ लेते हैं। तो आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। अब देखिए मैं आपके लिए एक ही पंक्ति में यानी कि एक ही वाक्य में आपको सभी कारक समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपके समक्ष एक वाक्य प्रस्तुत किया है। देखिए कि हे बच्चों, ये वाक्य है, हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में आपको सभी जो कारक हैं, कर्ता से लेकर के अधिकरण संबोधन तक जितने भी कारक हैं, वो आप सब इस वाक्य में देखने को मिलेंगे। देखिए हे बच्चों, तो इसमें हो गया अपने संबोधन कारक, क्योंकि आपको आगे संबोधन का चिन्ह दिख रहा होगा, विस्मयबोधक चिन्ह है। तो ये हो गया हे बच्चों, इसमें संबोधन कारक हो गया। राम ने, कर्ता कौन है इस वाक्य का? राम है। राम ने मारा रावण को,
तो राम हो गया कर्ता कारक। मारा किसको? रावण को मारा, तो रावण हो गया उसका कर्म, तो यह हो गया कर्म कारक। इसके बाद में है तीसरा बाण से, यानी कि साधकतम करणम, कार्य करने का माध्यम, जरिया के द्वारा से, है ना। तो जो कार्य करने का माध्यम है, जो जरिया है, जो साधन है, उसमें अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और तृतीय विभक्ति अपने आती हैं करण कारक में। तो बाण से इसमें हो जाएगा अपने करण कारक। आगे हैं सीता के लिए, किसके लिए? सीता के लिए, चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक। यानी कि हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। अयोध्या से, राम कहाँ से गए थे रावण को मारने? अयोध्या से गए थे, यानी कि राम जो है वो अयोध्या से अलग हो रहे हैं, तो अयोध्या से यहाँ पे हो जाएगा अपने अपादान कारक। अयोध्या से अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको कहीं पर भी संस्कृत को समझने में और पढ़ने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, और आप प्रत्येक एग्ज़ाम को आसानी से फाइट कर सकें। तो आगे हैं रावण की लंका में। तो लंका का संबंध किससे है? लंका किसकी है? लंका किसकी है? रावण की है। रावण की लंका, तो रावण की में हो जाएगा संबंध कारक। लंका में आधारो अधिकरणम, यानी कि आधार में अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो लंका में, रावण की लंका में पे पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो लंका में हो जाएगा अधिकरण कारक जाकर मारा। ये लो साथियों, आपके कारक एक ही वाक्य में पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको? अब समझ चुके होंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारक पढ़ने से पहले आपको एक कॉमन सी बात जाननी होती है, ताकि आपको वाक्य को समझने में, पढ़ने में और थोड़ा बहुत संस्कृत बनाने में आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। जो पहली बार संस्कृत में कारक पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सरल रूप में मैंने यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, और 3 ही लिंग होते हैं। उसको हम इस प्रकार से जानेंगे। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पे दे रखे हैं, और इस तरफ हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कर्ता के 3 तो पुरुष होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 होते हैं वचन, कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में वचन 2 होते हैं। इस बात को भी आप साथ साथ ध्यान में रखते चले। आगे हैं 3 लिंग। 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए, यहाँ पे है प्रथम पुरुष एक वचन में है सह। सह का मतलब होता है वह। तव, तव का मतलब होता है वे दोनों। और ते का मतलब होता है वे सब। ये सब क्या है? प्रथम पुरुष के करता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। देखिए, मध्यम पुरुष में है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। युवम यानी कि तुम दोनों। यूयम यानी कि तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आते हैं अपने अहम, हिंदी में कहते हैं मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। ठीक है। देखिए, मैं, एक बात आप और ध्यान रखें, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और इसके अलावा बाकी भी जितने भी शब्द आते हैं संसार में, वो सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। मैं को छोड़ करके और तुम को छोड़ करके। मैं तो आता है उत्तम पुरुष में, और तुम आता है मध्यम पुरुष में। इन 2 के अलावा संसार में जितने भी कर्ता हैं, संसार में जितने भी नाम हैं, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो एक लाइन ये आप याद रखें, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो अब इनसे हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम कारक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वह। मैंने यहाँ पर आपके समक्ष एक वाक्य लिया कि वह जाता है, वह
जाता है। ये एक वाक्य है। तो देखिए वह को क्या कहते हैं संस्कृत में, वह हो जाएगा सह, वह को कहते हैं सह। और जाना, क्योंकि वह जो अपना प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो जाना क्या होगी, क्रिया हो गई। तो क्रिया भी अपनी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष और एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो जाना को बोलते हैं गच्छति, स गच्छति, यह हो जाएगा अपना वाक्य। इसी प्रकार से हम अगला वाक्य लेते हैं। यहाँ पे लेता है वह जाता है, तो आगे लेंगे हम वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों को बोलते हैं तौ, और क्रिया हो जाएगी प्रथम पुरुष द्विवचन की। पहले हुआ था गच्छति, अब हो जाएगा गच्छतः। ठीक है, इसी प्रकार से आप वाक्य पूरे बना लोगे। एक बार आप मध्यम पुरुष का एक वाक्य देख लो कि तुम जाता है। मध्यम पुरुष का एक वाक्य देखो कि तुम जाते हो, तुम जाते हो। ठीक है, तो तुम को बोलते हैं त्वम, संस्कृत में तुम को क्या बोलते हैं, त्वम बोलते हैं। और क्योंकि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है, ठीक है, तो अपन जो कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी अपने को मध्यम पुरुष और एक वचन की प्रयुक्त करनी होती है। तो त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि। ठीक है, ये अपना वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा तुम दोनों जाते हो और तुम सब जाते हो। ठीक है, अब एक वाक्य देखिए आप उत्तम पुरुष का, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये मैंने एक वाक्य लिखा आपके समक्ष। तो मैं को बोलते हैं संस्कृत में अहम, क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं। ठीक है, जाना क्रिया हो गई, चूंकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए क्रिया जो होगी वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो हो जाए, इसका हो जाएगा अहम गच्छामि। क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि, ये अपना सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। तो ये एक मैंने आपके लिए समक्ष प्रस्तुत किया आपके समक्ष, ताकि आप कारक पढ़ते समय थोड़ा बहुत इसको थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सके, जो नए हैं उनके लिए। अब हम थोड़ा बहुत जो वाच्य हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इसमें काम में आएंगे, आगे अपने प्रयोग में आएंगे जब हम कारक पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक बार इसको। वाच्य जो होते हैं, वाच्य तीन होते हैं संस्कृत में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये वाच्य के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल इसको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल पसंद ना आए, मतलब कम समझ में आए, तो आप अलग जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके बाद में, उस वीडियो को आप देख करके आसानी से और सीख सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। देखते हैं एक बार इसको। तो देखिए यहाँ पे आपके समक्ष मैंने तीन जो वाच्य हैं उनके नाम लिख रखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन वाच्य होते हैं संस्कृत में। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बारीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में होता क्या है, जो कर्ता होता है वो तो होता है प्रथमा विभक्ति का। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ये आप देख सकते हैं। जो कर्ता है वो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता। ठीक है, और जो क्रिया होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति में, सॉरी कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और क्रिया क्या होती है, प्रथम पुरुष की होती है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि कर्तृवाच्य में 1 2 1, यानी कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, कर्म द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी कि जो कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग में आएगी। इसी प्रकार से आगे अपना आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति भूमिका में होता है, और कर्म प्रथम विभक्ति और क्रिया किसकी होती है, प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में भाववाच्य है। भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति का होता है, और भाववाच्य में जो कर्म होता है इसका अभाव होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म का केवल भाव होता है, कर्म होता नहीं है। और क्रिया जो होती है वो होती है प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाया आपके लिए, आप कहीं पर डिफिट ना खाएं इसके लिए। देखिए पुनः देखिए एक बार, कर्तृवाच्य में क्या होता है,
एक दो एक यानी कि कर्ता प्रथम पुरुष, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार यानी कि प्रथम पुरुष की। ठीक है। कर्म में तृतीय विभक्ति, कर्ता में सॉरी कर्मवाच्य का जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया प्रयोग में आएगी प्रथम पुरुष की। ठीक है। और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म होता नहीं है इसमें, और जो क्रिया है वो होती है प्रथम पुरुष की। तो ये वाच्य थे बिल्कुल शॉर्ट रूप में। अब देखते हैं एक बार इनको, जो अपनी प्रथम विभक्ति है उसकी ओर चलते हैं। प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, ये अपना पहला कारक है। ठीक है, पहला कारक है प्रथम विभक्ति कर्ता कारक। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। उक्त कर्तरी प्रथमा, उक्त कर्तरी प्रथमा, ये पहला सूत्र है। इसको आप चाहे तो सूत्र माने या ट्रिक माने, जो है कारकों में ये सूत्र ही है, कारक सूत्र के ऊपर ही आधारित है। अगर आप सूत्र को रट लो तो कारक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। सूत्र को समझ लो आप, क्योंकि जो संस्कृत ग्रामर है वो सूत्रों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप सूत्र को अच्छे समझ जाओगे तो संस्कृत ग्रामर में कहीं पर भी आप धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि इतनी ईजी है ये। देखते हैं इसको। कर्ता कारक है उक्त कर्तरी प्रथमा। उक्त का मतलब होता है प्रधान। क्या मतलब होता है उक्त का? प्रधान। तो उक्त यानी कि प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रधान जो कर्ता होता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक। नीचे मैंने एक उदाहरण दे रखा है कि बालक जाता है। जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और कर्ता क्या हो गया? बालक हो गया। तो यहाँ पे उक्त कौन हुआ? यानी कि प्रधान। इस वाक्य में प्रधान क्या है? क्रिया थोड़ी है प्रधान। प्रधान क्या है? कर्ता है। प्रधान क्या है? कर्ता है। तो बालक जाता है, तो बालक में हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे साथियों। तो बालक है गच्छति, यहाँ पे हो जाएगा बालक है गच्छति। ये अपना पहला जो था सूत्र था। अब मैंने आपको वाच्य बताए थे ऊपर, उन वाच्यों को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। वाक्य देखिए, वाच्य के दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये तरीका जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और एक तरीका अलग है जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले इस तरीके से पढ़ लेते हैं एक बार इसको, कि वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार, वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है अपने भाववाच्य। सबसे पहले अपन बात करेंगे कर्तृवाच्य की। तो देखिए, कर्तृवाच्य, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है। जब वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था उक्त कर्तव्य में। ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण और देखिए आप, कि छात्र पढ़ता है। छात्र पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? छात्र है पाठम पठती। छात्र है पाठम पठती। छात्र हो जाएगा अपना कर्ता, पाठ हो जाएगा कर्म, और पढ़ना हो जाएगी क्रिया। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कर्तृवाच्य में क्या होगा? एक, देखो आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, 1 2 1। तो यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लागू हो रहा है कर्तृवाच्य में। ये देखिए, छात्र जो है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, छात्र है। ठीक है। कर्म जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पाठम, और क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे पठती का प्रयोग किया है। तो ये हो गया अपना कर्तृवाच्य, यानी कि 1 2 1 121 मतलब कर्तृवाच्य। अब वाक्य को देखते ही पहचान जाओगे, अगर 1 2 1 मिल रहा है आपको, यानी कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और कर्म द्वितीया, और क्रियाकर्ता के अनुसार यानी कि प्रथम पुरुष, तो जहाँ पे 1 2 1 आता है वहाँ पे क्या होता है? डेफिनेटली कर्तृवाच्य होता है। तो इस ट्रिक से आप समझ जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे साथियों आप इसको। अब आगे बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। तो देखते हैं, वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर, वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में
तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि वाक्य में, एक बार पुनः देख लेंगे परिभाषा को, कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं इसको। आपके समक्ष उदाहरण है, छात्र है, छात्र पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्र, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल हो गया था, तो यहाँ पे देखिए आप कर्मवाच्य में देखिए यहाँ पर, यानी कि छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा गया। वाक्य अपना ये है, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा परिभाषा में कि कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथम विभक्ति होती है और जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो कर्ता है उसमें क्या करेंगे अपन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कर्ता है छात्र, छात्र है ना, तो छात्र में अपन करेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रेण। ठीक है, कर्ता क्या अपना छात्र ही है, तो छात्र में अपन करेंगे प्रथम विभक्ति का प्रयोग, तो छात्रेण हो जाएगा। और कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति, तो कर्म की प्रधानता है यहाँ पे, छात्र क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है, तो कर्म में अपन करेंगे प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों, जो क्रिया है, जो क्रिया है उसमें जो क्रिया जो है वो आत्मनेपदी की चलेगी। आत्मनेपदी यानी कि जो अपने लट लकार प्रथम पुरुष के लट लकार के जो रूप हैं, धातु रूप, लट लकार के जो रूप हैं उनके अंत में कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे यते, यते, यंते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे, यामहे, ये जो प्रत्यय हैं इनको जोड़ा जाता है कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत। इसको हम पढ़ लेंगे, अभी नीचे मैं आपको बता दूंगा आगे। तो जो क्रिया है उसमें क्रिया जो है वो उसके आत्मनेपदी के रूप चलेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, तो छात्रेण पाठ है पठ्यते। अब आगे अपने आता है भाववाच्य। भाववाच्य वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तथा कर्म इसमें होता नहीं है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो कर्ता में सदैव तृतीय विभक्ति और क्रिया क्या होगी, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। क्रिया होगी आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन की। तो वाक्य वही है, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म का इसमें अभाव होगा। तो इसमें हो जाएगा छात्रेण पठ्यते, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको। यहाँ पर 1, 2, 1 आपको वाक्य में देखने को मिले, वहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। 3, 1, 1 जहाँ पर आपको मिले, देखने को मिले वाक्य में, वहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। और 3, 1, केवल 3, बीच में कुछ नहीं, केवल 1, 3, 1 देखने को आपको मिले, वहाँ पे अपने हो जाएगा भाववाच्य। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको इसे भी याद कर सकते हो और मैंने पढ़ाया है, इनको भी एक बार आप देख ले, दोबारा देख ले, अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें आत्मनेपदी की, क्या होते हैं आत्मनेपदी, देखते हैं। आत्मनेपदी लट लकार का रूप मैंने आपके समक्ष यहाँ पे लिखा है। अब इनको प्रयोग में कैसे लेते हैं उसको एक बार जान लेते हैं। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा पठती। पठती, तो ये है पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। अब इसको अपने को बनाना है, क्या बनाना है, आत्मनेपदी का रूप बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पठ जो है, पठ, इसको ऐसे कैसे उतारना है। ठीक है, और ये जो ती है इसको यहाँ पे अब हटा दो। ठीक है, और जो प्रथम पुरुष का एकवचन का ये रूप है यते, इसको आप इसमें जोड़ दो, पठ यते। तो ये हो जाएगा अपने आत्मनेपदी का रूप प्रथम पुरुष एकवचन का। इसी प्रकार से अब आगे लेते हैं, पठती पठतः। ये क्या हो जाएगा अपने प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा। तो इसको बनाना है अपने को आत्मनेपदी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये त है इसको अपन हटा देंगे, पट लेंगे और यहाँ पे जो यते है ये आगे इसके जोड़ देंगे। पठ्यते, तो ये हो जाएगा अपने प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। इसी प्रकार से अपन लेते हैं पठंती। ये लेते हैं अपन पठंती का रूप, इसको बनाना है अपने को आत्मनेपदी। तो वही क्या करना, मेन जो धातु उसको उतार लो आप यहाँ पे, मेन धातुओं को उतार लो यहाँ पे, और ये जो बाद में प्रत्यय हैं आत्मनेपदी का ये जोड़ दो।
पठ्यन्ते। तो ये हो जाएगा अपने आत्मनेपदी का रूप, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। तो इस प्रकार से आप आगे भी ये प्रत्यय जोड़ते चलेंगे, यानी कि जो धातु है उसको मेन धातु को ले लो आप, प्रथम लट लकार के को मेन धातु को ले लो और उसके बाद में ये प्रत्यय जोड़ते चलो। तो इस प्रकार से आप आत्मनेपदी का रूप बना पाओगे आसानी से। साथियों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में संस्कृत मिलेगी, जो कि आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। इतनी ईजी संस्कृत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको अगर पसंद आए, अगर आपको लगे वास्तव में हमने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। अब पढ़ते हैं प्रथम विभक्ति का अगला सूत्र। अगला अपना सूत्र आता है संबोधनिच है। जो मैंने बताया था कि संबोधन को हम अलग कारक के रूप में न पढ़ करके कर्ता कारक यानी कि प्रथम विभक्ति में ही इसको पढ़ते हैं। संस्कृत में इसको अलग कारक नहीं मानते हैं, संबोधन को प्रथम विभक्ति में इसको पढ़ लेते हैं। तो अगला सूत्र है अपने संबोधनिच है। तो संबोधन के अर्थ में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन के अर्थ में किसका प्रयोग होता है साथियों? प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया, हे राम यह क्या हो गया, ये उदाहरण है। तो हे राम, ये एक विस्मय बोधक चिन्ह सामने लगा हुआ है राम के आगे। देखिए हे राम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विस्मय बोधक चिन्ह, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो हे राम इसमें क्या हो गया? संबोधन हो गया। तो इसमें हे राम संबोधन चिन्ह लगा हुआ आगे, एतत् किम अभवत, यह क्या हो गया। तो जो संबोधन होता है उसको हम प्रथम विभक्ति में पढ़ते हैं। तो ये था अपने कारक का आज का अपना पहला वीडियो, यानी कि प्रथम क्लास थी आज की अपनी, जिसमें हमने पढ़ा कर्ता कारक। कर्ता कारक पढ़ लिया था, ठीक है, वाच्य पढ़ लिए थे, और सरल रूप से छोटे छोटे वाक्य बनाना भी हमने सीख लिया था। ये 3 चीज़ें हमने सीख ली थी। कर्ता कारक सीख लिया, वाच्य बनाना सीख लिया, और छोटे छोटे सरल भाषा में वाक्य बनाना भी सीख लिया। और जो आत्मनेपदी हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी हमने इस वीडियो में सीखा था। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।